नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं BCW परिवार में। हम सहचर बैच के माध्यम से बिहार दरोगा को पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं और जिसके अंतर्गत कुल 45 सेटों को सॉल्व कराया जाएगा। और इन 45 सेटों को सॉल्व कराने का मतलब हेतु बस इतना है कि आपको कुल मिला के 1 लाख फैक्ट किसी भी तरीके से याद करवा देना। और इनके माध्यम से आपको विभिन्न स्तर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ कठिन भी होंगे, कुछ आसान भी होंगे और कुछ मॉडरेट टाइप के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और कुल मिला के अब इन 4500 जो क्वेश्चन हमारे सामने ये आने वाले हैं, इनको किस तरीके से हम टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे या उन 4500 क्वेश्चन से कैसे हम 1 लाख फैक्ट समझने वाले हैं, इस सेट को आप सॉल्व करते करते समझ जाएंगे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या रहने वाला है और किस तरीके से ये बिहार दरोगा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, Who was assigned the responsibility of preparing the first accurate map of India by Robert Clive? देखिए, जैसे ही बात होती है रॉबर्ट क्लाइव की, तो आपको ये समझना है रॉबर्ट क्लाइव का मतलब है कौन। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप क्या जानते हैं? ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर थे बंगाल के। फिर उसके बाद आपको 2 चीज याद होनी चाहिए। एक प्लासी बैटल, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा जो तथ्य हमेशा याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक है, आपको ये 2 चीजें एकदम याद होनी चाहिए जब रॉबर्ट क्लाइव की बात हो। अब देखिए, ये तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हो गया। अब देखना है हमको किसने बनाया, जेम्स रेनल ने, सर हेल्फोर्ड मैकेंडर ने, या अलेक्जेंडर डेलरिम्पल ने, या चार्ल्स सेक्सटन ने, किसने बनाया? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बनाया था जेम्स रेनल ने। जेम्स रेनल ने कुल मिला के 3 मैप दिया था। एक था मैप ऑफ बंगाल, मैप ऑफ बंगाल। और मैप ऑफ बंगाल कब दिया था इन्होंने? वो दिया था 1779 में। ठीक है, ये जो रेनले थे, ये एक रॉयल नेवी के एम्प्लॉय थे, मतलब उसमें काम कर चुके थे, और ये एक भूगोल वेत्ता भी थे और सर्वेयर के तौर पे इन्होंने रॉयल नेवी में काम किया था। तो मैप बनाना इनकी एक प्रतिभा थी। फिर उसके बाद देखिए, 3 मैप इन्होंने बनाए। पहला मैप ऑफ बंगाल 1779 में, फिर था मैप ऑफ हिंदुस्तान, मैप ऑफ हिंदुस्तान। मैप ऑफ हिंदुस्तान इन्होंने जो पहला बनाया वो बनाया 1783 में। फिर जो दूसरा बनाया वो मैप ऑफ हिंदुस्तान, वो कब बनाया? वो बनाया था इन्होंने 1788 में, 1788 में। ठीक है, एडी में, सारे एडी ही रहे हैं। ठीक है, तो ये रेनले थे, रेनले ने ही ये बनाया था। अब देखिए, अब कुछ फैक्ट और आप जान लीजिए। जैसे वर्ल्ड मैप की बात होती है, इधर हम देख लेते हैं किसके बारे में जानेंगे, वर्ल्ड मैप के बारे में। जब वर्ल्ड मैप की बात होती है तो दो लोगों का नाम याद रखिए आप। किसका किसका नाम? पहला एक नाम याद रखिए, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने एक अनऑफिशियल मैप बनाया था 6th BC में, 6th BC में। ठीक है, हालांकि वो कोई स्टैंडर्ड मैप नहीं था, अनऑफिशियल था, अनस्टैंडर्ड था। अगर यही बात करें स्टैंडर्ड मैप की, तो स्टैंडर्ड मैप किसने बनाया था? स्टैंडर्ड मैप बनाया था अब्राहम ओ ने। अब्राहम ओ ने। ठीक है, और कब बनाया था? 1570 में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, 1570 AD में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां पे ये इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स रेनले हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल डायनेस्टी पेयरिंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं? कंदरिया महादेव, खजुराहो, चंदेल। तो बिल्कुल चंदेल वंश ने ही बनवाया था, सही है। दिलवारा जैन टेम्पल, सोलंकी, गुजरात, बिल्कुल सही बात है। 2 भाई थे, तेजपाल और विक्रमपाल, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था
ठीक है, मतलब उन्होंने ही सहयोग किया था, मंत्री थे, तो सोलंकी राजवंश के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, कैलाश टेम्पल एलोरा, तो एलोरा का जो कैलाश टेम्पल था ये चालुक्यों ने नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने, राष्ट्रकूट ने। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए एलिफेंटा की गुफा मंदिर, एलोरा, एलोरा ये जो मंदिर है यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि यही एलोरा का ये जो टेम्पल है, ये एक रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, आप समझिए कि पूरा एक ही पत्थर से एक तरीके से बनाया गया ये क्या है? टेम्पल है। ठीक है, तो ये चालुक्य नहीं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है, तो ये गलत है। बाकी एलिफेंटा केव टेम्पल राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्य का नाम क्या आपको पता है? तो विरूपाक्ष टेम्पल किसने बनवाया था? जाइए देख के आइए और बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए क्या है, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ये जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं और बुद्ध के जो इनके बारे में जो दी गई चीजें हैं, क्या वो सही हैं कि नहीं देखना है हमको। कलेक्शन ऑफ बुद्धास डिस्कोर्सेस, बिल्कुल बुद्ध के सारे उपदेशों को सुत्त पिटक के अंतर्गत रखा गया है, बिल्कुल सही है। विनय पिटक, रूल्स ऑफ मंक्स एंड नन्स, तो बिल्कुल सही बात है। विनय पिटक, विनय देखिए, विनय एक तरीके का नियम होता है कि हमको किस तरीके से किससे मिलना है, तो विनय पिटक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक नियम इस पिटक के अंतर्गत लिखा गया है, विहित किया गया है। फिर है अभिदम्ब पिटक, अभिदम्ब पिटक के अंतर्गत बौद्ध दर्शन और सिद्धांत, बिल्कुल बौद्ध दर्शन और इनके सिद्धांतों के बारे में ही बताया गया है, तो ये एकदम सही बात है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, तो हमारा उपयुक्त डी है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहीं पे कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं, ये चार हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, चार। अब आपसे पूछ लिया जाए, अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ हुए, तो सबसे पहले पहला तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा वैशाली। तीसरा कहाँ हुआ था? पहला राजगृह, दूसरा वैशाली। फिर कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। फिर कुंडलवन में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए नाम जानते हैं कौन कौन इसका, पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पे कौन कौन राजा था जब किसके शासनकाल में हुआ, तो अजात शत्रु, और दूसरे में कालाशोक, फिर तीसरे में कौन था? अशोक, और चौथे में कौन था? कनिष्क, कनिष्क। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जाती है, और ये आपको अगर पता है तो चारों के एक तरीके से आप इसको आराम से सॉल्व कर ले जाते हैं, यहां पे कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कब हुआ था? 483, 383, 250 और 72 ईस्वी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, विच फॉरेन कंपनीज फर्स्ट एंटर्ड पटना इन विच ईयर, तो कब और कौन प्रवेश किया? तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं, देखिए यहाँ पे बिहार की बात नहीं हो रही, क्योंकि बिहार बंगाल का ही पार्ट था तब, तो उसकी बात नहीं हो रही है। अगर उसकी बात करेंगे तब तो 1599 के आस 59 और 60 के आसपास ही एक हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पटना की बात कर रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। तो पटना की बात जब करेंगे तो सबसे पहले प्रवेश तो अगर देखा जाए कौन सी विदेशी कंपनी का हुआ था, मतलब कौन से विदेशी लोगों का हुआ था, तो पोर्टुगल, पुर्तगालियों का। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के मामले में आती है डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था? 1632 में, 1632 में, ध्यान रखिएगा, भूलने वाली चीज नहीं है। बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ना पुर्तगाली, ना फ्रेंच, ना ब्रिटिश। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि भारत के प्रोस्पेक्टिव में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी विदेशी कंपनी कौन विदेशी पहले आए, तो आपको पता होना चाहिए क्या? PDEF, और सुधार करके इसको लिखा जाए तो यहीं पे आप लिख सकते हैं PDEDF, मतलब पोर्टुगल, डच, इंग्लिश। ठीक है, पोर्टुगल, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, हो सकता है आरोही क्रम में मिलाने को दे दे, अवरोही क्रम किसी भी क्रम में, तो आपको पता होना चाहिए। अब ट्रेवलर और कंट्री के बारे में दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए। एंटोनियो मोन्सेरेट, अब ये क्या स्पेन से संबंधित थे? बिल्कुल थे। पीटर मुंडी इंग्लैंड से ही संबंधित थे, बिल्कुल सही है। अब महमूद वाली बल्खी, क्या ये बल्ख से संबंधित थे? हाँ थे। लेकिन जो जीन बैप्टिस्ट टर्नेरियर थे, आप देखिए जब इनकी बात करेंगे तो ये कहां से संबंधित थे? ये थे फ्रांस से संबंधित, ठीक है, ये फ्रेंच थे। तो आपको पता होना चाहिए पुर्तगाली नहीं थे, ठीक है। अब देखिए आगे एक लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सूची है और कौन कब कब आया था। देखिए 13वीं शताब्दी की बात करें तो सबसे पहले मार्को पोलो इटली से थे, ठीक है। कब आए थे? 1554 और 1323 के बीच में। फिर 14वीं शताब्दी की बात करें तो 1304 से लेके 1377 तक इब्न बतूता, ठीक है, मोरक्को से थे। फिर अगर 15वीं शताब्दी की बात करें तो 1413 से 1482 तक अब्द अल रज्जाक कमाल अल दिन इब्न सहाक अल समरकंदी, समरकंद से आए हुए थे, ठीक है। फिर देखिए इसमें इसमें महत्वपूर्ण है समरकंदी, कभी कभी केवल इतना नाम देता है अल समरकंदी, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं की बात हो रही है, समरकंद से थे। फिर 16वीं शताब्दी की बात करें तो दुतरे बारबोसा जो थे पुर्तगाली, सैयद अली रईसी तुर्की से, और एंटोनियो मानसेरेत जो कहां से थे? स्पेन से, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा। फिर महमूद वली बल्खी कहां से थे? अभी आपने देखा वो बल्ख से थे, ठीक है। तो पीटर मुंडी और ज्यो वेटर टैर्नियर, अभी पीछे हमने देखा वो फ्रांस से थे, ठीक है। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रैयतवारी सिस्टम। अब देखिए रैयतवारी के बारे में जब बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए इसे थॉमस मुनरो ने विकसित किया था, क्या सही बात है? दूसरा है मतलब पहला ही इट वाज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दूसरा है द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिकम स्ट्रॉन्गर इट, ठीक है, और तीसरा है इट वाज मेनली अप्लाइड इन साउथ इंडिया। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखिए तीसरा है, क्या ये दक्षिण भारत में ही लगाया गया? मैं आपको बता दूं, देखिए ये उसी समय आया हुआ था, ये उसी समय आया हुआ था, कौन से समय? जब टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ था, मैसूरू युद्ध जब हुआ था टीपू सुल्तान से, उसी के बाद एक कैप्टन रीड थे, ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, उन्होंने ही इसको क्या किया था? दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में क्या किया था? इसको पूरी तरीके से लागू करने का प्रयास किया था, ठीक है। एक मैप देखते हैं, हमको समझ में आएगा थोड़ा। देखिए ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है यहां पे रैयतवारी सिस्टम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रैयतवारी ये दक्षिण भारत में किस तरीके से अप्लाई किया गया। उसके बाद अब देखिए जब रैयतवाड़ी के बारे में हम जान रहे हैं तो और भी चीजें हमारे जान लेना चाहिए कि जैसे अगर हम बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम, तो आप यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं, जो यहाँ पे पूरा येलो वाला पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किसका? ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्या था? होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया गया महलवाड़ी सिस्टम था। और आप वो जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं वो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में है। किसके बारे में है? परमानेंट, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो 1793 में इन्होंने शुरू किया था, ये था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब जमींदारी के बारे में, ठीक है। तो आप यहां देखिए ये तीनों बात सही है एकदम, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब देखिए इस देखिए जमींदार व्यवस्था की इसमें बात की ही नहीं गई थी, क्योंकि ये डायरेक्ट महलवारी सिस्टम में, रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट टैक्स दिया जाता। कौन? लोग देते कंपनी को, ठीक है, तो सरकार को। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये दूसरा वाला गलत है, 1 और 3 सही है हमारा, 1 और 3 सही है हमारा, इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, हु क्वाइंड द टर्म इकोलॉजी। देखिए जब बात होती है इकोलॉजी, एक्चुअली ओइकोलॉजी था। वो क्या था? ओइकोलॉजी। ओइकोलॉजी ओइकोलॉजी, ठीक है, ओइकोलॉजी की बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, क्या वो थे? या अर्नस्ट हेनरिक हैकल थे, या थॉमस कार्ले थे, ठीक है, या रेसल कार्सन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी इस शब्द की। अर्नस्ट हेनरिक हैकल ने 1869,
ठीक है, 1869 में अर्न्स्ट हेनरिक हैकेल ने इस टर्म को क्या किया था, इजाद किया था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या व्यवहार होता है, किस तरीके का व्यवहार होता है, उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहीं पे एक चीज और भी ध्यान में रख लिए कि आपको ये बताना है कि इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया था, डिफाइन किसने किया था। अगर आप इकोसिस्टम को किसने डिफाइन किया था तो आप याद रखिएगा एजी टांसले, भूलिएगा मत, एजी टांसले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए बताइए यूरिया क्या है, व्हाट इज यूरिया। तो यूरिया की बात जब भी हम करते हैं, देखिए हमारे शरीर में भी यूरिया होती है। आप जानते हैं किस तरीके से यूरिया के रूप में अमोनिया को किस तरीके से यूरिया में बदला जाता है यकृत द्वारा, फिर वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ जाता है। अब बताना है क्या नाइट्रोजन का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अ नाइट्रोजन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अ प्लांट हार्मोन और एन एंडोर्गेनिक कंपाउंड, ये है क्या, आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इसका ए हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप ये भी ध्यान में रखिए कि इसमें कुल क्या 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी कहलाते हैं। वो अपनी नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ वाटर। अब किस तरीके से उनको कीटाणुओं का नाश करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग किस तरीके से कौन कौन करता है, इसके बारे में जानते हैं। क्या वो ओजोन है या क्लोरीन डाइऑक्साइड है या क्लोरोमीन है, इसको क्लोरेमीन कहते हैं, क्लोरामीन है या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होता है। क्या होता है, आक्सीकारक, पूछ सकता है। ठीक है, आक्सीकारक एक प्रबल आक्सीकारक होता है जो कि कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है और इसकी जो तीव्रता होती है वो और के अपेक्षा लगभग 4 गुना ज़्यादा कीटाणुनाशक होता है। अब क्लोरीन डाइऑक्साइड की बात करें तो बिल्कुल ये भी कीटाणुनाशक होता है और क्लोरेमीन की बात करें तो ये भी कीटाणुनाशक होता है। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, अब देखिए ओजोन की बात हो रही है तो ओजोन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि ओजोन लेयर की बात अगर हो जाए, ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको पता है ओजोन लेयर वायुमंडल के किस स्तर पे पाया जाता है ओजोन लेयर। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है ओजोन लेयर की, इसको नापने के लिए डॉप्सन एक इकाई है। क्या है, डॉप्सन। इसको दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है, डीबी से, डीबी। ठीक है, वैसे तो सामान्यतः डीबी इस तरीके से छोटे वाले से ही दिखाया जाता है, डॉप्सन एक इकाई होती है। ठीक है, एट विच लोकेशन डिड गौतम बुद्धा परमिट द फर्स्ट एंट्री ऑफ वुमेन इनटू मोनेस्टिक संघा। अब आपको बताना है कि किसका, इस समुदाय में, मठवासी समुदाय में किसका प्रवेश, मतलब महिलाओं का कब हुआ था, किस जगह पे हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए अगर आप गौतम बुद्ध जी द्वारा अगर आप ये जानना चाहें कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए वैशाली वो जगह है जहां पे किसका प्रवेश, महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, कहां पे, वैशाली में। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि पहली महिला थी कौन, प्रजापति गौतमी। कौन थी, प्रजापति गौतमी। याद रखिए प्रजापति गौतमी थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में कर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा, मध्याह्न रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वेयर डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो आपको बताना है इंडिया में कहाँ करती हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़, सूरजपुर छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़ या कोरबा छत्तीसगढ़। तो सूरजपुर वो जगह है जहां पे क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यहीं पे एक फैक्ट हम लोग और जान लेते हैं, जैसे कि अगर जब आप टॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो
कहाँ से, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कुल 8 राज्य हैं भारत के जहां जहां से ये रेखा गुजरती है। कौन कौन से? आइए जानते हैं। गुजरात, साथ साथ बताते चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कुल 8 राज्य हैं। कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश उसमें है? नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं है तो उस तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि अगर समय मानक रेखा और कर्क रेखा को आपस में आप मिलाएंगे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और यही चीज आपको क्या करेगी आगे जाके और दिक्कत पहुंचाएगी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर कौन सा है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा और मिजोरम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको पूरा लिख देते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऐसे हैं जहां से क्या होती है, जहां से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी राज्य विशेष को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और बाकी की अब समय मानक रेखा की बात की जाए तो ये आप बताइए कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर प्रदेश से तो होके ही गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से तो होके ही गुजर रही है। उसके बाद एमपी, फिर कौन सा है? छत्तीसगढ़, फिर कौन सा है? ओडिशा, और फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहां पे सूरजपुर इसका सही उत्तर था। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलन कीजिए। किस तरीके से आप सही सुमेलन करेंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समर सोलिटिस, फिर विंटर सोलिटिस, फिर वर्नल इक्विनॉक्स, और फिर ऑटर्नल इक्विनॉक्स। तो वसंत विषु, शरद विषु, शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत के बारे में दिया है, और इधर तिथियां दी हुई हैं। तो देखिए आपको बता दूं, जब ग्रीष्म अयनांत की बात होती है तो वो बिल्कुल 21 जून को ही होता है, ठीक है। अभी इसका फिगर भी देख लेंगे। विंटर सोलिस्टिस की बात की जाए तो ये 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल सही है। और वसंत विषु की बात की जाए तो 21 मार्च, और शरद विषु की बात की जाए तो 23। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हमारा पहला ही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न स्थितियों के हिसाब से ही क्या अलग अलग महीनों में तारीखों पे क्या है, ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। तो दिसंबर में देखिए कौन सा? विंटर सोलिटिस बन रहा है, और जून में समर सोलिटिस। और इधर इक्विनॉक्स की बात करें तो इधर देखिए एक तरफ बसंत विषु है और एक तरफ शरद विषु है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखर युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग माउंटेन्स, ठीक है, एंड इट्स पीक। तो आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए जब अरावली की बात होती है तो गुरु शिखर बिल्कुल है। आपको अगर बता दूं तो देखिए 1700, आपको ये बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। देखिए कहीं कहीं 1722 मीटर दिया हुआ है और कहीं कहीं 1724 दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विंध्य की बात करें तो विंध्य क्या सोमेश्वर हिल विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए मैं आपको जहां तक बता दूं ये अमरकंटक है। कौन कौन सी है? अमरकंटक, अमरकंटक है। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1048 मीटर, 1048 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर सतपुड़ा की अगर बात करें तो धूपगढ़ है बिल्कुल, और कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर। नीलगिरी की बात करें तो दोदा बेटा है बिल्कुल 2637 मीटर, 2637 मीटर। और यहीं एक साउथ की और भी पहाड़ी कौन सी है? अनाईमुडी, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई की ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पता होगा कितनी है? 2695 मीटर ऊंची, ठीक है। अब यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी के बारे में कुछ और भी चीजें आपको बता दूं। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। पाल घाट, जो पाल घाट दर्रा है वो भी किससे संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ी से ही संबंधित है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछ लूं कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कार्डमम पीक, ठीक है, इलायची पहाड़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज
पेयर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज करेक्टली मैच। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री पूरी तरीके से मिली हुई है और कौन सा गलत सही है या गलत है, तो उसके बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में अगर बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन। तो देखिए भारत और चीन की तो मैकमोहन है, मैकमोहन है जो कि 890 किलोमीटर लंबी है, 890 किलोमीटर लंबी है। ऐसा नहीं कि सारी जो भारत और चीन की बीच की रेखाएं हैं वो मैकमोहन, मैकमोहन के अलावा भी बाउंड्रीज हैं, लेकिन मैकमोहन जो पूर्वोत्तर भारत के आसपास की जो रेखा है 890 किलोमीटर, वो मैकमोहन रेखा है। दूसरी डूरंड लाइन। अब जब डूरंड लाइन की बात होती है भारत और पाकिस्तान की बात नहीं होती है, अफगानिस्तान की बात होती है। फिर बात हो रही है, अच्छा देखिए यहाँ पे रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ पाकिस्तान का है और 33-23 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। अब मैगी नॉट रेखा की बात करें या मैजी नॉट की बात करें तो ये फ्रांस और जर्मनी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरे की बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो देखिए ये फ्रांस और पोलैंड से संबंधित नहीं है, जर्मनी और पोलैंड से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जर्मनी और पोलैंड से संबंधित है। बाकी ये तीनों गलत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ मतलब 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट की गई, आपको बताना है। 1 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 20 जनवरी। तो आप देखिए 2025 को 15 जनवरी 2025 को ही 150वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई है? मनाई गई है आईएमडी की, भारत मौसम विभाग। ठीक है, विज्ञान विभाग। आगे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट फॉर्मली सेपरेटेड द सेंट्रल बजट फ्रॉम द प्रोविंशियल बजट। अब आपको देखना है सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल बजट से किसने अलग किया। तो देखिए 1919 में प्रांतीय शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व में और एक क्या, ट्रांसफर और एक रिजर्व, दो तरीके से। तो ये जो केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट की बात की जा रही है ये और केंद्रीय, देखिए केंद्रीय विभाग में भी द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था 1919 एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पे 1919 एक्ट जो है उसी के द्वारा ही क्या किया गया था, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया था औपचारिक रूप से। ठीक है, तो वो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक, आगे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द प्रपोजल ऑफ, किसके प्रपोजल पे? ठीक है, किसके प्रस्तावों पर आधारित था? संविधान सभा। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के, क्रिप्स मिशन के, ली आयोग के या साइमन कमीशन के। तो देखिए साइमन कमीशन आ गया है, ध्यान रखिएगा। 1919 के 10 वर्ष बाद ही साइमन कमीशन को 1919 की एक्ट की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो बिल्कुल कैबिनेट मिशन के के द्वारा ही किया गया था। अब कैबिनेट मिशन की बात जब भी हो तो आपको एक डेट याद होनी चाहिए, 16 मई 1946। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें कुल 3 मेंबर थे। ठीक है, जिसमें अलेक्जेंडर साहब जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉरेंस पैंथिक साहब थे वो भी थे और क्रिप्स साहब भी थे। ठीक है, तीनों लोग इसमें जुड़े हुए थे। मार्च में वहां से निकला था और यहाँ पे लागू होने की बात करें तो 16 मई 1946। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है गुरु नानक देव जी ने, फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, फिर है, बिल्कुल है, सही बात है। गुरु अंगद देव इंट्रोड्यूस गुरुमुखी स्क्रिप्ट। देखिए याद रख लीजिएगा, इसके सारे फैक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो अंगद देव ने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट की खोज की थी, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जन देव कंपाइल्ड द दसम ग्रंथ। देखिए अर्जन देव की बात जब होगी तो दसम ग्रंथ की बात नहीं आनी चाहिए, आदि ग्रंथ की बात होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ के बारे में बात होनी चाहिए। दसम ग्रंथ की बात जब होगी तो ये किसने किया था? ये जो 10th गुरु थे। अब 10th गुरु कौन से थे आप बताइए जल्दी? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? दसम ग्रंथ की क्या की थी? कंपाइलेशन किया था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था? खालसा, फाउंडेड द खालसा इन 1699। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा
यही एक अर्जन देव जी वाली ये जो बात है वही गलत है कि आदि ग्रंथ की इन्होंने क्या किए थे, कंपाइलेशन किया था, दसम ग्रंथ का नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, मतलब राज्य में जो राष्ट्रपति शासन, मतलब आर्टिकल 356 की बात यहाँ पे हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्टिकल 356 के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कथनों पर विचार करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट फॉर द दैट स्टेट। तो देखिए, इस अवधि के दौरान संसद को राज्य के लिए राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। Any law made by parliament for the state during this period case to be in effect after the president's rule revoked। तो इस अवधि के दौरान जो संसद द्वारा राज्य के लिए बनाया गया कोई कानून होता है उसे हटा, मतलब इसके हट जाने के बाद ये प्रभावी नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो प्रभावी रहता है। तो हमारा केवल कथन एक सही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है, राज्यपाल इसका आह्वान करता है। कुल अब तक 125 बार, अभी तक कुल 125 बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिरी बार कहां लगाया गया था। मैच द फॉलोइंग एसडीजी नंबर विद देयर सब्जेक्ट्स। अब देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, एसडीजी 2, एसडीजी 6 और एसडीजी, तो जब हम एसडीजी 2 की बात करते हैं तो ये बिल्कुल किससे जुड़ता है? जीरो हंगर से जुड़ता है। एसडीजी 6 की बात अगर हम करते हैं तो ये क्लीन वाटर से जुड़ता है। और एसडीजी 8 की बात करते हैं तो ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ता है। ठीक है, किससे जुड़ता है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ता है। और एसडीजी 14 की जब बात करते हैं तो लाइफ बिलो वाटर, क्या? लाइफ बिलो वाटर और एसडीजी 14। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, पहले का तो पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा और चौथे का चौथा हो जाएगा। तो कुल कहने का मतलब ये है, एसडीजी 14 पूछा जा सकता है, क्योंकि जब एसडीजी 13 की बात होती है, एसडीजी 13 की बात होती है तो क्लाइमेट चेंज की बात होती है। ध्यान में रखिएगा, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज पूछा जाना इतना स्वाभाविक और इतना कॉमन हो चुका है कि एसडीजी 2 जीरो हंगर और एसडीजी 6 स्वच्छ और जल स्वच्छता, ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको याद रखिएगा, 2 और 6। ठीक है, और 14 भी लाइफ बिलो वाटर, क्योंकि अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इन चीजों पे अन्वेषण भी हो चल रहा था हमारे देश में, किसको? अंडर वाटर, जैसे कि मत्स्य 6000। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा था, इसलिए शामिल कर दिया गया। इसका सही विकल्प सी होगा, 1 2 3 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेम फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखते हैं। डॉक्टर शारदा सिन्हा आर्ट से संबंधित हैं, किशोर कुणाल सिविल सर्विस से संबंधित हैं, हेमंत कुमार सोशल वर्क से संबंधित हैं, निर्मला देवी आर्ट से संबंधित हैं। तो नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि ये पद्म पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। और पद्म पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है तो मैं आपको बता दूं, हेमंत कुमार जी को सोशल वर्क के फील्ड में नहीं दिया गया था पुरस्कार, बल्कि मेडिकल फील्ड में दिया गया था। किसमें दिया गया था? मेडिकल फील्ड में दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, इसको नहीं भूलना है। मेडिकल फील्ड में हेमंत कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए, जब ग्रीन हाउस गैस की बारे में बात होती है तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि ग्रीन हाउस गैस मतलब तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कि एक तरीके से शीशे का वो कमरा जिसमें गैस अंदर क्या हो, अगर वो अंदर से गर्म हो जाए तो गैस बाहर ना निकल पाए, तो वो एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है क्या वो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है, N2O तो बिल्कुल है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब देखिए, ओजोन CO2, CH4, SF6, HFCs, PFCs। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एक तरीके के ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको।
आगे चलते हैं। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज मत होइए, N2O है लेकिन NO2 नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विथ रेफरेंस टू पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहीं पे अब देखिए यहां पे जब बात भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट की हो रही है तो आपको बताना है भोर घाट पुणे और मुंबई के बीच में है, थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच में है, और पाल घाट केरल और कर्नाटक के बीच में। कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए पहले तो इसकी स्थितियों को बता देता हूं मैं आपको। पहले थाल घाट है, ठीक है, थाल घाट। फिर क्या है? भोर घाट। फिर कौन सा है? पाल घाट। ये 3 स्थितियां हैं, ठीक है। ये भारत का नक्शा अगर आप मान लें तो पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। तो यहां पे ये इसकी स्थिति है। अब देखते हैं कौन सा इसमें गलत है। तो केरल और कर्नाटक के बीच में पाल घाट नहीं है, केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। तो हमारा पहला कथन मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? तो देखिए चाइना, चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया। कंफ्यूज नहीं होना है, ये चिली है, ठीक है, चिली। और अगर इसके बाद की बात करें तो चीन है। अगर हम चिली की बात करें तो चिली के बाद कौन है? चिली के बाद है चीन, और चीन के बाद कौन सा है? पेरू, ठीक है, याद रख लीजिएगा, पेरू। पेरू, चिली, चीन, पेरू। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में विचार करना है। जो पश्चिमी हिमालय है वो सिंधु से तिस्ता तक विस्तृत है। तो देखिए हिमालय के बारे में अगर आप जानते होंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि तिस्ता तक नहीं है, काली तक है। कहां तक है? काली तक, काली तक है पश्चिमी हिमालय। द गारो, खासू एंड जयंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। देखिए बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है ये पूर्वी हिमालय का भाग नहीं है, ये पूर्वी हिमालय का भाग नहीं है। तो ना तो 1 ना तो 2। अब देखिए यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, जब हिमालय की बात हो रही है तो यहाँ पे काली नदी तक ही है पश्चिमी हिमालय, और जब हिमालय की बात यहाँ हो ही रही है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पहला सिंधु, ठीक है, इंडस, सतलज, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ब्रह्मपुत्रा। अब पहला जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरा जो हिमालय है इसको कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीसरा जो हिमालय है जो सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच जो है इसको कौन सा हिमालय कहते हैं? जल्दी बताइए। आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय। ये 720 किलोमीटर लंबा है, ये 800 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये 560 किलोमीटर लंबा है, और ये 320 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 800, 720, 320 और 560, ठीक है, याद रखिएगा, कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? ठीक है, अब आपको बताना है किसमें से कौन सा है जो, क्या शरावती नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? देखिए यहां पे थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी वाले में तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, वो बताना है। तो क्या वो शरावती रिवर है, ठीक है, या भरतपुंजा रिवर है, या पेरियार रिवर है, या पेन्नार रिवर है? तो मैं आपको एक लिस्ट बता दूं,
नर्मदा, तापी, माही। देखिए स्थिति पे मत जाइएगा, खाली आपको याद कराने के लिए। माही, मांडवी, शरावती, भरतपूजा, और पेरियार। ये नदी ऐसी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे पेन्नार रिवर जो दी हुई है, पेन्नार रिवर बंगाल की, क्या बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आपको पता होना चाहिए पेन्नौर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी? तो देखिए चाय की कृषि के लिए अगर देखा जाए तो पहले तो लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा की आवश्यकता होती है। और इसके साथ एक क्वालिटी और होनी चाहिए कि इसका जो पीएच मान हो, इसका जो पीएच मान हो वो 4.5 से 5.2 तक होना चाहिए। तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि उपयुक्त फसल चाय की मिले। ठीक है, तो अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा चाय की कृषि के लिए। अब चाय की कृषि के लिए एक चीज और याद रखिएगा, स्थलाकृति। कौन सी? दुआर स्थलाकृति। दुआर स्थलाकृति चाय की कृषि से संबंधित है। वहीं केसर की बात की जाती तो करेवा स्थलाकृति आ जाती। क्या? करेवा। लेकिन यहाँ पे दुआर स्थलाकृति। आगे चलते हैं। द विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया टिपिकली बिगिंस फ्रॉम। तो कहां से होता है? भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के वापसी आमतौर पर कहां से शुरू होती है? जल्दी बताइए। पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर, या मध्य भारत से तटों की ओर? अब आपको बताना है जल्दी। तो देखिए यहां पे मध्य भारत, जब भी बात होती है मध्य भारत की, ठीक है, तो देखिए मध्य भारत से किधर की तरफ जाता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। ठीक है, और कौन से मंथ में जाता है? अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर से नवंबर के बीच में कहां से कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। उत्तर पश्चिम मतलब राजस्थान पंजाब वाले पार्ट से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स। आपको बताना है। देखिए कैपिटल और उनकी राजधानियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे राजधानियों को करा पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों पे क्या यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी जाएगी, और कुछ आप अपने आप से भी देखेंगे। तो देखिए जब भी बात होती है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की कहाँ है? जल्दी बताइए। चिली की बात करें तो चिली की आपको पता है। पेरू की बात करें तो पेरू, देखिए आपको अगर ना भी याद रहे तो आपको पता होगा कि जब सीओपी होता था तो पेरू में होता था, तो लीमा में होता था, तो पेरू की राजधानी लीमा। ठीक है, अब दो अगर आपको पता हो गया तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद कोई समस्या होगी नहीं। ए का थ्री करते ही हमको पहले ही क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोलंबिया की बात जब हो रही है, कोलंबिया की बात जब भी होगी तो आपको पता होना चाहिए बोगोटा, बोगोटा। ठीक है, फिर जब चिली की बात होगी, जब भी चिली की बात होगी तो एक ही बच रहा है, सेंटियागो, सेंटियागो। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा सही हो गया? आपने देख लिया है, ए सही हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी घटना क्षेत्र युग्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, मौसमी घटना मतलब यहाँ पे जो मौसमी घटना का मतलब विंड से है, वहां पे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं हवाओं की, उससे उससे संबंधित है। तो लू क्या उत्तरी भारत गंगा के मैदान में चलता है? बिल्कुल चलता है, तो ये होगा नहीं। आम वृष्टि, ये जो मैंगो सॉवर्स होते हैं, क्या ये दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मतलब राज्य में ही इनकी वर्षा होती है? आम्रवृष्टि ये जो मौसमी घटनाएं हैं वहां होती है? बिल्कुल होती है। तो काल बैसाखी पश्चिमी भारत राजस्थान से? बिल्कुल नहीं, ये बंगाल से रिलेटेड है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल से रिलेटेड है, ये पश्चिमी भारत राजस्थान क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी ही सही विकल्प हो जाएगा। समुद्री स्थली पवन तटीय शहर मुंबई, क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता? बिल्कुल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो समुद्री स्थल होगा वहीं पे समुद्री पवनें चलेंगी। आगे चलते हैं।
मिस्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए आपको अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मिस्टी इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो देखिए मिस्टी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव। मी का हो गया, अब एसटी का सोरलाइन हैबिटाट एंड इंटेंजिबल इनकम तो ये हो गया मिस्टी का फुल फॉर्म। अब मैंग्रो इनिशिएटिव की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो प्रवाल भित्ति से संबंधित तो होगा नहीं, भूमिगत जलस्तर से तो होगा नहीं, मछली पालन से तो होगा नहीं, वो किससे होगा? मैंग्रोव वनों से संबंधित होगा। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है, कमेंट में बताइएगा, क्या भारत में है या नहीं। द स्वर्ण सिंह कमेटी इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर द रिकमेंडेशन रिलेटेड टू व्हाट? बताना है स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट, क्या मौलिक अधिकार से संबंधित थे? नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से थे? नहीं। मौलिक कर्तव्य से थे? जी हां। केंद्र राज्य संबंध से थे? नहीं। देखिए कब हुआ था तो आपको पता होना चाहिए 1976 मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। कुल 10 कर्तव्य थे स्टार्टिंग में, ठीक है 10 थे। बाद में फिर से 2002 में क्या किया गया, एक और जोड़ दिया गया, तो अब वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुल 11 हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। Which article of Indian Constitution provide just human condition to work and maternity leave? देखिए मैटरनिटी अगर रिलीफ की बात की जाए, लीव की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत के लिए और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर भारतीय संविधान की बात करें तो मानवोचित शर्तें और प्रसूति सहायता की बात अगर की जाए तो आइए पहले देख लेते हैं। 39, 41 मतलब 39, 41, 42 और 43। तो 39 में क्या करते हैं? 39 में हम समान मजदूरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और मजदूरों को क्या समान वेतन मिलने की बात करते हैं 39 में। 41 में क्या करते हैं? बुढ़ापा, बेरोजगारी, विकलांग इत्यादि लोगों को हम रोजगार देने की बात करते हैं। 42 के अंतर्गत हम मानवोचित, ये जो सहायता की मानवोचित शर्तें, प्रसूति सहायता इत्यादि 42 में है। 43 की बात करें तो 43 में देखिए, 43 में कुछ और नहीं है, मजदूरों को क्या पैसा कितना मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, इसके बारे में बात होती है 43 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी की अगर बात की जाए तो ये 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक है। कौन सा? ये डीपीएसपी पूरे अनुच्छेद में, जिसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन सा हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 40 जो कि पंचायत से संबंधित है, ठीक है, 40 पंचायत से संबंधित है। फिर 44 बहुत विवाद भी चल रहा है इधर उधर, उन्होंने एक जैसा कानून समान संहिता लागू करा दी, ठीक है, तो सबके लिए एक जैसा कानून की बात जब भी होती है तो 44, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, आप मुझे बताइएगा 47 में क्या दिया गया है, जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बताना है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही है। द टेन्योर इज 6 ईयर, बिल्कुल सही है, और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 62, बिल्कुल नहीं, 65 है। कितनी है? 65 ईयर, विच इज अर्लियर, तो पहला गलत हो गया। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है? नहीं। फिर क्या है? द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस, तो क्या ऐसी बात है? नहीं। पहले आप ये बताइए कौन से आर्टिकल में है, तो 148 में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति वेतन और अन्य शर्तों को निर्धारण नहीं करता है, तो इसके सारे
क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गलत ही बताना है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। As per constitutional provision, the total number of minister, including the chief minister in a state council, ministers should not exceed what percentage of the total member of the state legislative। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 51वें संविधान संशोधन में, 51वें संविधान संशोधन में एक बदलाव किया गया और बदलाव क्या था कि कितने प्रतिशत मंत्री हो सकते हैं, मतलब राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं, तो इसके बारे में ये 15% निर्धारित किया गया था। कितना निर्धारित किया था? 15%, मतलब 15% संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15%। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच jurisdiction does the Supreme Court of India issue writ of enforcement of fundamental rights? तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट किसके अंतर्गत जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो देखिए रीट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा, क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से नहीं किया जा सकता है, अपीली क्षेत्राधिकार से बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, जब कोई करेगा तभी होगा, परामर्श क्षेत्राधिकार से भी नहीं किया जा सकता है, रीट क्षेत्राधिकार से किया जा सकता है। अब 5 तरीके की कौन सी रीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं? तो देखिए सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, दूसरा क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर उसके बाद कौन सा है? ये कहां से आ गया? परमादेश, फिर कौन सा है? फिर है अधिकार परीक्षा, फिर है निषेध, प्रोहिबिशन के बारे में कि कौन नहीं जारी कर सकता है, फिर है उत्प्रेषण। ये कुल 5 प्रकार की रीटें हैं जो किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। आगे चलते हैं, यहां पे हमारा सही उत्तर डी है। इन विच ईयर वॉज द अमेंडमेंट रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। दल बदलने के विरोध में जो कानून पास किया गया था 1985 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं, आप यही पे बताइए कि ये कौन सी अनुसूची में है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में विहित किया गया था? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 2 ही ऑप्शन देता हूं, 9 की 10, बताइएगा। द प्रोविजन फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई विच एक्ट? तो आपको बताना है किसके द्वारा। तो प्रत्यक्ष चुनाव, देखिए यहीं पे एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा। प्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जब बात की जाएगी तो देखिए 1909 में चुनाव तो हुए थे पृथक निर्वाचिका के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लोग केवल मुस्लिम लोगों को वोट कर सकते थे। तो ये जो पृथक निर्वाचिका वाला आधार लिया गया था, इसमें चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष थे, इसलिए 1909 को नहीं लिया जाता है, 1919 को लिया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन फिर भी 1919 ही लिया जाएगा। तो हमारा सही विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि 92 में तो चुनाव वाली बात, ऐसी प्रत्यक्ष चुनाव वाली बात हो ही नहीं रही थी, और 1935 की बात, तब तक तो प्रत्यक्षता चुनाव होने लग गया था। तो 1919 ही है। ठीक है। द डीपीटी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट? तो क्या डिप्थीरिया के लिए डीपीटी, देखिए डी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, बिल्कुल काली खांसी, ठीक है, पर्ट्यूसिस, और टी से टिटनस। लेकिन यहां पे जो जॉन्डिस दी हुई है, पीलिया, ये नहीं संबंधित है। ठीक है, पी संबंधित नहीं है। आगे चलते हैं। एन अल्फा पार्टिकल हैज अ मास इक्विवेलेंट टू हीलियम एटम। देखिए जब भी हीलियम एटम की बात बारे में हो रही है, अभी रुकिए पूरा क्वेश्चन पहले हो जाए। हीलियम न्यूक्लियस, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स चार्ज? हीलियम एटम की बात जब भी होगी तो हीलियम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2
क्या है यहाँ पे, एक हीलियम एटम की बात हो रही है, एक ही हीलियम परमाणु के नाभिक किसके बराबर होंगे। तो देखिए हीलियम जो होता है 2He होता है, तो वहां पे दो पॉजिटिव आवेश आ जाएंगे, तो वो किसके बराबर होंगे। पॉजिटिव कौन होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन तो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर, इक्विवेलेंट टू द प्रोटॉन, याद रखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब कीटभक्षी पौधा कौन सा है और क्यों होते हैं, तो मैंने आपको बताया है नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए होते हैं। कौन से, नेफेंथिस, नेलम्बो या नाइथिंथस या निकोटियाना। तो देखिए वो कौन से हैं, नेफेंथिस है, नेफेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, ये सब क्या है, ड्रोसेरा, डायोनिया और नेफेंथिस, ये सब क्या है, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं जो नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए क्या करते हैं, भक्षण करते हैं कीटों का, ठीक है। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। What happens to the electrical resistivity of semiconductor like silicon and germanium when their temperature is increased? जब भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिरोधकता की जो क्षमता होती है उसमें कमी आने लगती है। तो क्या होगा, ये घटने लग जाएगा, तो इट डिक्रीज, ठीक है। वो क्या होगा, इट डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज हो नहीं सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मतलब फ्रिक्वेंटली आने जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो वो डिक्रीज तो हो, इंक्रीज तो होगा नहीं, और बढ़ के फिर घटने वाली बात यहाँ आएगी नहीं, क्योंकि बढ़ती ही नहीं है, स्थिर रहने नहीं रहेगा, वो घटने लग जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। वेयर वॉज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। तो 18वां प्रवासी दिवस, पहले ये बताइए प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है, तो 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, 1915 में कोई घटना हुई थी, गांधी जी कहीं से आए थे हमारे देश में, तभी से प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की परंपरा उन्हीं के मतलब आलोक में ही ऐसा किया जा रहा है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। हालांकि भुवनेश्वर में 8 से लेकर 10 जनवरी तक मनाया गया, तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। नई दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद नहीं होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। आगे चलते हैं। Who has been awarded the 34th व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2024, 34th व्यास सम्मान। देखिए 30 कौन देता है, के बिरला ग्रुप, के बिरला ग्रुप देता है। 34वां व्यास सम्मान था, किसको दिया गया, तो सूर्य बालाजी को दिया गया है, ठीक है। सूर्य बालाजी को दिया गया है, किसके लिए, कौन देश के वासी, कौन देश के वासी, एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी 2018 में, कौन देश के वासी, वेणु की डायरी। दो 2018 में इसी के लिए इनको दिया गया है, सूर्य बालाजी को व्यास सम्मान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेशम का घटक है, जल्दी बताइए। फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो देखिए वो क्या है, वो है नाइट्रोजन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन, नेचुरल सिल्क, ठीक है। अब कैसे है, तो देखिए जो रेशा होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन को और सूक्ष्मतम मात्रा में जब देखने लग जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम रक्त में किसके उपस्थिति होने के कारण होता है, हीमोग्लोबिन, मिथ हीमोग्लोबिन, लेड और नाइट्रेट। तो देखिए जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, रक्त अल्पता होती है, तो वो तो दूसरी स्थिति आ जाती है। जब मिथ हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है तो देखिए मिथ, इसको मेट हीमोग्लोबिन या मिथ हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसी की वजह से बच्चों का रंग एकदम नीला हो जाता है, ठीक है। और जब लेड की बात करते हैं तो जो लेड में क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो न्यूरोलॉजी की समस्या हो जाती है लेड में, याद रखिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मैच द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट विद देयर करेक्ट लोकेशंस। अब आपको बताना है, जैसे इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, तो देखिए आपको बताना है कि क्या प्लाज्मा रिसर्च के लिए कौन सा संस्थान है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसिनोग्राफी के लिए कौन सा है, और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से संबंधित है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ से संबंधित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की बारे में बात की जाए तो ये कहाँ से है। देखिए पहले फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कर्नाटक मैसूरू से संबंधित है, तो 2 हमारा सी का 2 हो जाएगा। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, तो देखिए विज्ञान, जब यहाँ पे समुद्र विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये पणजी से संबंधित है, 4 से। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च की बात करें तो गांधीनगर से ही संबंधित है, ठीक है। तो पहले का हो गया 1, दूसरे का हो गया 4, 1 4, फिर तीसरे का क्या हो गया, तीसरे का हो गया खाद्य का क्या था 2 1 4 2, और नीचे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल अब बच कौन गया, पुणे बच गया, तो पुणे का मतलब 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। पंचरात्र परंपरा मुख्य रूप से किस धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। पंचरात्र क्या वैष्णव है, शैविज्म है, जैनिज्म है या बुद्धिज्म है। तो वैष्णविज्म है, कौन सा है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा, पंचरात्र, पंचरात्र, ठीक है। एक प्रश्न यहां पे मैं आपको और बता दूं, जैसे स्तूप का निर्माण, क्या बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूप का निर्माण किया जा रहा था। बिल्कुल किया जा रहा था, तो ये प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय पे लकुली कौन से 18वें अवतार माने जाते हैं, और उन्हीं के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल कितने संप्रदाय थे, तो 4 थे, याद रख लीजिएगा 4 थे। Who is the only Indian born scientist to have been awarded the Nobel Prize in Chemistry? केमिस्ट्री की बात हो रही है, किसी और की नहीं। वेंकट रमन रामकृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वी.एस. नायपॉल और हरगोविंद खुराना। तो आपको बताना है किसमें किसको मिला। तो देखिए सबसे पहली बात, वेंकट रमन जी को 2009 में राइबोसोम की संरचना, और कार्य के अध्ययन के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2009 में, ठीक है। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। हालांकि अब आप कमेंट करके बताइएगा कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को किसमें मिला है, सुब्रमण्यम शेखर जी को किस क्षेत्र में मिला है नोबेल, ठीक है। और वी.एस. नायपॉल जी को किसमें मिला है, इसमें साहित्य में मिला है इनको। और हरगोविंद खुराना जी को किसमें मिला है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही आसान है। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल लेड। तो कहाँ पे स्थापना की गई है प्रथम कैंसर अस्पताल की, तो वो है बिहार पटना में, ठीक है। बिहार पटना में बाल कैंसर अस्पताल की क्या की गई है, स्थापना की गई है, ध्यान में रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर। अब बताना है आपको प्रारूप समिति की नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो अब देखिए आपको यहाँ पे बताना है, तो अपॉइंटमेंट की बात अगर की जाए कब किया गया था, और भारतीय संविधान का अंगीकरण कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान का क्या करेंगे हम, अंगीकरण और अधिनियम पे प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान की प्रथम बैठक। तो आप एक बात ध्यान रखिए, प्रारूप समिति की बैठक कब होगी और उसके बाद प्रथम बैठक संविधान की कब होगी, ये तो आपको पता होगा। कब होगा, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि कब हुई थी, जल्दी बताइए, किस दिन ये लागू हो गया था, मतलब प्रवृत्त हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो आप सभी को पता है 26 जनवरी वाली बात, ठीक है, 26 जनवरी 1950।
कब अंगीकरण और अधिनियमित कर दिया गया था? तो 26 नवंबर, कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 49 को, ठीक है। अब इसको ऑर्डर में लगाइए, और ये 29 अगस्त 1946 था, 29 अगस्त 1946 था, ठीक है। 29 अगस्त 1946 था। अब इसको आप अच्छे से 46 नहीं, 47, 47, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको आप जब सही से लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? तो क्या ये 46 है, 47 नहीं। हाँ देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हो रही है? पहले ये हो रही है एक, क्योंकि देखिए जब भी आप देखेंगे दूसरा वाला और तीसरा वाला, आप जैसे ही इसको मिलाएंगे आप खुद ही एकदम क्लियर हो जाएंगे कि दो के बाद ही तीन आएगा, दो के बाद ही तीन आएगा। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है दो के बाद तीन, यहां है दो के बाद तीन, यहां है दो के बाद तीन, बस इन्हीं दो जगह हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा, जैसे अब फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चार हमेशा पहले आएगा इन दोनों के, चार हमेशा पहले आएगा इन दोनों के, तो कहां पे है वो? ये बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब जल्दी बताइए। देखिए, द मेंबर्स एंड चेयरमैन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट, सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। द चेयरमैन और अ मेंबर कैन नॉट बी रीअपॉइंट आफ्टर द कंप्लीट देयर टर्म, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत बताना है, ऐसा नहीं हो सकता। द सैलरी ऑफ द मेंबर इज चार्ज्ड on the consolidated fund of the state but the pension is charged on the consolidated fund India। देखिए एक, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे दोनों, चाहे वो सैलरी की बात की जाए और चाहे पेंशन की बात की जाए, दोनों स्टेट मतलब राज्य के संचित निधि पर ही भारित होता है, दोनों राज्य के संचित निधि पर ही भारित होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बी और सी दोनों गलत हो गया। ये राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न था, तो आप इसको जान लीजिए कि जो सैलरी होती है और पेंशन होता है दोनों राज्य निधि की संचित निधि द्वारा ही दिया जाता है, किसी को केंद्र की संचित निधि द्वारा नहीं दिया जाता। और चेयरमैन होते हैं, उनको रीअपॉइंट करने की, क्या, अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आगे चलते हैं। इन दोनों गलत है, इसलिए यहां पे स्टार लगा लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राज्य लोक सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो हमारा यहाँ पे सी है, सी ही है, ठीक है, सी ही है। मैंने वित्त कमीशन, वित्त फाइनेंस कमीशन समझ लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सी ही होगा, ठीक है। ए गलत नहीं है, बी भी गलत नहीं है, और डी तो नॉन ऑफ द अबव है, तो वो सी होगा उसका सही उत्तर, ठीक है। एकदम क्लियर रखिएगा, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की अगर बात की जाए तो वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होता है, कुल 5 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब बताइए जल्दी, क्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है? फिर यहां पे बताना है कि दे आर नॉट एलिजिबल रीअपॉइंट, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए ये भी वाला गलत हो गया, ये वाला भी और ये वाला, तीनों गलत हो गया, क्योंकि उनका कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रपति जी द्वारा निर्धारित नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों गलत हो गए, ठीक है। Which of the following are considered quantitative tools of Reserve Bank of India monetary policy? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण माने जाते हैं? देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, कैश रिजर्व रेशियो CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, खुले बाजार के कार्य। अब देखिए तीनों का पहले मतलब समझ लीजिए। बैंक अपने ग्राहकों के लिए उचित पूंजी
और उनका जो जेवर इत्यादि है वो अपने यहाँ रखता है, उसको एसएलआर कहते हैं। सीआरआर क्या होता है? जो आरबीआई में कोई बैंक एक मात्रा अपनी ले जाके कहां पे रखता है? बैंक आरबीआई में रखता है कोई भी बैंक, उसको सीआरआर कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिभूतियों को क्या करती है? खरीदने और बेचने की जो स्वतंत्रता होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो तीनों कहीं ना कहीं किससे संबंधित हैं? मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित हैं। और ये तीनों ऐसे उपकरण हैं जिनसे क्या किया जाता है? मौद्रिक नीति को प्रभावित किया जाता है। इसलिए तीनों हमारे सही हो जाएंगे, डी। Which of the following statement about India first electric flying taxi? अब देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी सून इज करेक्ट। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है इसके संबंध में। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मुंबई बेस्ड कंपनी, नहीं, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसका नाम सरला एविएशन है। कौन सा? सरला एविएशन है, तो ये नहीं है। इट वॉज लॉन्च्ड एज अ 6 सीटर, बिल्कुल 6 सीटर तो है। डीजल इंजन मोटर मॉडल, नहीं, ये इलेक्ट्रिक इंजन मॉडल है, तो ये भी गलत हो गया। इट वॉज सोल्ड एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, बिल्कुल, ये अभी दिल्ली में जो ग्लोबल एक्सपो हुआ था दिल्ली में, उसी में इसको दिखाया गया था, ये सही है। इट पर्पज इज टू इंप्रूव द रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया, नहीं, अर्बन एरिया में है जहां पे भीड़ ज्यादा है। जहां पे भीड़ ही नहीं है वहां पे इसकी कनेक्टिविटी करके क्या ही करेंगे, ठीक है। तो हमारा सी विकल्प इसका सही हो गया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, शून्य इसका नाम है, शून्य इसका नाम है, सरला एविएशन के द्वारा बनाया गया। विच कमेटी इज एसोसिएटेड विद द रिव्यू ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अब देखिए, एफआरबीएम के बारे में बात की जा रही है। एफआरबीएम कौन सी है? डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी, विजय केलकर कमेटी और बिमल जालान कमेटी और एनके सिंह कमेटी, इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, एफआरबीएम एक्ट 2003 में लाया गया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2016 में इस पे फिर से समीक्षा करने के लिए एनके सिंह समिति, अभी एनके सिंह किस चीज के अध्यक्ष हैं वो कमेंट में बताइएगा। समिति क्या गठित की गई थी एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा हेतु, ठीक है, याद रखें। हमारा सही विकल्प इसका डी ही है। विच इंस्टीट्यूट रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस कॉप्स एंड द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉप्स टू गवर्नमेंट। एमएसपी की बात हो रही है। एमएसपी कौन जारी करता है या जारी करने के लिए किसको अधिकार प्राप्त है? तो यहां पे देखिए बात हो गया नीति आयोग, नहीं, नाबार्ड, ये तो बैंक है भाई, यहां से कैसे बात हो जाएगी। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, बिल्कुल नहीं। वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मतलब सीएसीपी द्वारा ही एमएसपी जारी कराया जाता है, सिफारिश की जाती है इसके द्वारा ही, ठीक है। बताइएगा कमेंट करके कि गेहूं की एमएसपी कितनी है और धान की कितनी है, ये कमेंट करके आप बताइए, गेहूं और धान की एमएसपी कितनी है। इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिशियल नोन एज सन्निधाता, सन्निधाता किससे संबंधित था? रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट? सन्निधाता एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नहीं, रिलीजियस डिपार्टमेंट, नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, नहीं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कोषागार या राजकोष विभाग से संबंधित था सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता। अ विविड अकाउंट ऑफ द रीजनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज फाउंड इन, मतलब जो अगर आप देखें कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास तो किसमें मिलेगा? किताब उल रहला, किताब उल हिंद, तुगलकनामा और राजतरंगिनी। राजतरंगिनी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने। किताब उल हिंद किसने लिखा है? और किताब उल रहला एक लिखा है इब्न बतूता ने, ठीक है, इब्न बतूता ने। और किताब उल हिंद किसने लिखा है? कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी में बिल्कुल कश्मीर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कश्मीर के बारे में, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में बताया गया है, जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित है, इसको भूलेंगे नहीं आप सभी। ऑन विच
एयरक्राफ्ट मॉडल डज एयर इंडिया प्रोवाइड इन फ्लाइट वाईफाई सर्विस। ठीक है, तो आपको बताना है एयर इंडिया का कौन सा ऐसा मॉडल था जिसमें इन फ्लाइट वाईफाई की व्यवस्था की गई थी। एयरबस A320, A321, बोइंग 737-800 या एयरबस A358, बोइंग 777। ठीक है, और ATR 72, एम्ब्रेसर 190। तो मैं आपको बता दूं एयरबस A320 और A321 में इन फ्लाइट वाईफाई की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, जनवरी 2025 में ही, जनवरी 2025 में ही। हु वॉज उत्बी, उत्बी, अब्द इल उत्बी, इतना नाम याद रखिएगा, अब्द इल उत्बी। ठीक है, हालांकि इनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अब्द अल इतबी, इतना आप उत्बी याद रखेंगे तो भी चलेगा। कि ये कौन थे? अ हिस्टोरियन, अ सोल्जर, अ फेमस रूरल और पोएट। तो मैं आपको बता दूं ये इतिहासकार थे। हालांकि इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए मध्यकालीन हिस्ट्री के मतलब मध्यकाल के दौरान, तो ये क्या है? इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हिस्टोरियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेर शाह सूरी इज फॉल्स? शेर शाह सूरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? बिलग्राम की लड़ाई जीतने के बाद किसके बीच में हुई थी बिलग्राम की लड़ाई? हुमायूं और शेर शाह के बारे में के साथ। ठीक है, लड़ाई जीतने के बाद दिल्ली में दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया। सही है, सही है, गलत नहीं है। ही फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस भू राजस्व मतलब उसने भू राजस्व उपज का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया। ठीक है, किसके लिए? लैंड रेवेन्यू के तौर पे उसने भू राजस्व का उपज का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया। तो ये भी सही बात है। जैसे उसने पट्टा प्रथा, पोस्टल डिपार्टमेंट की नियुक्ति उसी ने की। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। ही यूज्ड टू, हिज टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो उसका जो मकबरा है वो कहां पे है? क्या आपको पता है? सासाराम, सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में मकबरा है किसका? शेर शाह सूरी का। ही यूज टू सिकंदरा गज एंड इलाही गज। बिल्कुल, सिकंदरी गज और इलाही गज किसके शासनकाल में डेवलप हुई थी? तो वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। तो हमारा बस यही सी वाला ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, द फेमस तेलुगु वर्क अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा was authored by which ruler? तो आपको बताना है देवराय सेकंड नहीं, अच्युत देवराय नहीं, देवराय वन नहीं, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय जो कि तुलु वंश, किसके? तुलु वंश के शासक थे, योग्य शासक थे, जो कि तेलुगु में इस रचना को इन्होंने लिखा था। तेलुगु में कृष्णदेवराय द्वारा ही यह रचना की गई थी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया? तो आपको बताना है, देखिए बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक किया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक ने 37 वर्ष तक किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्ष तक किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक किया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बहलोल लोदी हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आयोग द्वारा बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी द्वारा ही किया गया था 1351 से लेके। ठीक, आगे चलते हैं। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल? तो सेल के अंदर कौन सा पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, फास्फोलिपिड पाया तो जाता है, लेकिन और भी देख लेते हैं। डी, ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं, फास्फोलिपिड से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, डीएनए, डीएनए एक कोशिका में कितनी जगह डीएनए पाई जाती है, इस के बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। 3 जगह पाई जाती है, कहां कहां ये बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, विच सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन 100th लॉन्च कंडक्ट बाई, मतलब यहां इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यहां आपको बताना है 100 लॉन्च कौन सा था इसरो द्वारा। तो इसरो द्वारा जो 100 लॉन्च था वो था NVS-02। NVS-02 किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? डी विकल्प, किसके द्वारा किया गया था? GSLV, GSLV F-16 के द्वारा इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। इसरो का ये 100th क्या था? NVS
02 एक सैटेलाइट था 100th। ठीक है, आगे चलते हैं। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो देखिए, अगर आप इसकी बात करें तो क्या वो ट्रैकियोल्स है? बिल्कुल नहीं। ब्रोंकियोल्स है? नहीं। पल्मोनरी वेन्स है? नहीं। एलोवियल है? बिल्कुल है। अब देखिए, एलोवियल होती कहाँ है? एलोवियल की बात अगर की जाए तो ये देखिए, ये है, ये यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे चैम्बर दिख रहा है और इसमें जो निकले निकले पार्ट्स दिख रहे हैं, यही है एलोवियल। ठीक है, एलोवियल। अब इसी में क्या होता है? गैसी एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसी एक्सचेंज होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है डी। आगे चलते हैं। आफ्टर कटिंग क्यूकम्बर इट साल्ट इज, इफ साल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। किसके कारण होता है? बाहर आने लग जाता है नमक डालने पे पानी। तो मतलब अगर नमक डाला जाए तो पानी किसके कारण आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन नहीं भाई। पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन नहीं। ऑस्मोसिस, परासरण के द्वारा। बिल्कुल, प्रसरण के द्वारा नहीं होता है, परासरण के द्वारा होता है। चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन इज कॉल्ड। अब देखिए, एक जीन के भीतर बेस अनुक्रम, जब भी हम अब ये जीन है, इसमें अगर हम इसका परिवर्तन कर दें, इस जीन के इन मटेरियल को यहां से हटा देते हैं, तो ये हटाने की जो परिभाषा होगी उसी को म्यूटेशन कहा जाएगा, उत्परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, और इसी के बारे में बात हो रही है। क्लोनिंग नहीं कही जाएगी। क्लोनिंग तो वो होता है जो नया जीव बनाया जाता है। ठीक है, और फ्यूजन भी नहीं होगा, संलयन की यहाँ बात हो नहीं, कोई दो लोग जुड़ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, और प्रजनन भी नहीं हो रहा है, ब्रीडिंग भी नहीं हो रही है, तो ये म्यूटेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब मैच करना है आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 338। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा, जल्दी बताइए। देखिए, 24 की बात जब भी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा आयोग है, ये लोक सेवा आयोग है। ठीक है, आर्टिकल 280 की बात जब भी होगी, किसकी? 280 की बात, तो आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग के बारे में बात हो रहा है, मतलब सी का 3 एकदम हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। अब यहीं पे 315 के बारे में बात हो रही है, 324 के बारे में बात हो रही है, और 338 के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिए हुए हैं। ये कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये हो गई है कि यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको ये जान लेना है, तो सी का कौन सा है? हमारा सी का 3 है, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अनुसूचित जाति की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज होता है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 280 होता है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 324 ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 315 ये पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा सही विकल्प तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 324 क्या होता है, फिर 315 क्या होता है, 280 क्या होता है, और 338 जो कि क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के बारे में है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, 71 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल ऑब्जेक्ट, शेड्यूल प्लस सब्जेक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपको बताना है छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड एसटीज, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रित क्षेत्र। देखिए, अगर यहीं पे 5वां होता तब तो ये ठीक था, ये छठा है, तो वो 4 राज्यों के बारे में खाली बात होती है। ठीक है, 4 राज्यों के बारे में बात होती है, इसलिए ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा युग्म गलत हो जाएगा। तीसरी अनुसूची क्या शपथ और प्रतिज्ञान से है? बिल्कुल है। क्या 8th शेड्यूल भाषा से संबंधित है? बिल्कुल है, 22 भाषा। क्या है? 22 भाषा। 10th से जो शेड्यूल है, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन और ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन से संबंधित है? तो बिल्कुल 10वां जो है वो दल बदल कानून के बारे में ही बताता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कानून, अब आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हमारा छठा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, छठा हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची के लिए सही था, छठी अनुसूची के लिए नहीं। आगे चलते हैं।
विच कंट्री इज ऑफन रेफर टू एज अ लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। तो आपको बताना है मॉर्निंग कैम की भूमि किसको कहते हैं। तो मॉर्निंग काम की भूमि किसको कहते हैं? क्या जापान को कहते हैं? नहीं, उगता सूरज का देश कहा जाता है इसे। चीन को भी नहीं कहते हैं, ड्रैगन कंट्री कहते हैं इसको। थाईलैंड को भी नहीं कहते हैं, साउथ कोरिया को कहते हैं क्या? लैंड ऑफ द मॉर्निंग कैम। ठीक है, मॉर्निंग कैम। सूरज यहाँ पे जो सृजनम है, इसको सृजनम, और आप देखेंगे तो ये सृजनम है। एक्चुअली ऐसी जगह पे इसका मतलब खोज किया गया था, इसका नाम मतलब आईआईटी के द्वारा सृजनम कहा गया है, जबकि वो सृजनम है। ठीक है, तो सृजनम संयंत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट और सोलर प्लांट। तो देखिए, ये एक जैव अपशिष्ट उपचार प्रणाली है, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट उपचार संयंत्र के अंतर्गत अपसार, इस प्रणाली के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम किसी न किसी तरीके से हम उसको यूज में लाने लायक बनाते हैं। तो वो कौन सा संयंत्र है? वो सृजनम है। ठीक है, कौन सा संयंत्र है? सृजनम है। याद रखिएगा, सृजनम किससे संबंधित है? तो अपशिष्ट उपचार संयंत्र है ये। ठीक है। In which session did the Indian National Congress ऑफिशियली अडॉप्ट द स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट? अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आपके लिए दुविधा आ जाएगी जिससे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आधिकारिक तौर पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को अपनाने का काम किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो देखिए, क्या वो कलकत्ता अधिवेशन था 1906? देखिए, ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1906। सूरत सेशन 1907? तो बिल्कुल नहीं। बनारस सेशन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1905 के दौरान। दिसंबर 1905 के दौरान बनारस, जिसको गोखले जी क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और मद्रास सेशन 1908 बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप ए और सी में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं, 1906 में अगर ये अधिवेशन हुआ था, जबकि अगर बहिष्कार आंदोलन और ये स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये 7 अगस्त 1906 को ही चालू हो गया था। तो पॉसिबल ही नहीं है कलकत्ता सत्र में इसको ऑफिशियली रूप से, ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे इसको अपनाया जाए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी, सी विल बी राइट आंसर हियर। When did the Congress Working Committee pass the resolution accepting the partition of India? तो कब किया गया था? तो देखिए, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, ये तुरंत हो जाना चाहिए। वो था 3 जून 1947। ना 14, ना 19, ना 19 जुलाई, ना 14 अगस्त। ये क्या था? 3 जून 1947। ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको ऑप्शन से कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। 3 जून 1947 है, ध्यान रखिएगा। जुलाई में ध्वज को क्या किया गया था? अच्छा, आपको ये बताना है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था, हमारा जो नेशनल फ्लैग था, उसको सबसे पहले आजादी के उपरांत कब फहराया गया था? वो तिथि बता दीजिएगा, कब अपनाया गया था। ठीक है, वो तिथि बता दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संबंधी निम्नलिखित समितियों में से कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। तो आइए करते हैं। अशोक मेहता समिति, तो आपको पता है अशोक मेहता समिति कब? 1977 में इसका गठन हुआ था। बी आर मेहता समिति का 1957 में हुआ था। एलएम सिंघवी का 1983 में हुआ था, 86 में हुआ था। और जीवी की राव का 1985 में हुआ था। और अगर यहीं पे लिखा होता पीके थुंगन, पीके थुंगन कमेटी, तो वो कब हुआ था? 1988 में। अब आप इसको मैच कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। पहले हो गया 2, फिर हो गया 1, फिर हो गया 4, और फिर हो गया 3। 2 1 4 3, 2 1। सही उत्तर हमारा यही है। ठीक है, आप इसको इसी हिसाब से मिला लीजिए। यहां पे 2 1 तो सही दिया हुआ है, यहां पे 4 होगा, और यहां पे 3 होगा। मैं अभी सही कर दे रहा हूं उसको। ठीक है, 2 1 4 3, हमारा सी विकल्प सही हो गया। मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स, अब इनको मैच करना है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 67,
आर्टिकल 94 और आर्टिकल 90। अब यहाँ पे हमको मैच ये करना है कि इन आर्टिकल के हिसाब से कौन सी चीज़ें कहाँ पे जुड़ रही हैं। तो जल्दी बताइए। अब आर्टिकल 61 की बात अगर की जाए तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही ए का 2 आप करते हैं, जैसे ही आप ए का 2 करते हैं, अब आपके पास 2 विकल्प यहाँ पे बच जाते हैं। कितने विकल्प बच जाते हैं? यहाँ पे आपको 2 विकल्प मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। फिर 67 बी और 94 और 90। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाना, स्पीकर को हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, इन सारे को जैसे ही आप ए को 2 करेंगे, ए को 2 करेंगे, राष्ट्रपति पे महाभियोग, आपके पास कुल कितना बच जाएगा? आपके पास देखिए ए और सी, अब आपके पास बच गया। अब आपको बताना है कि जो उपसभा मतलब कि आर्टिकल बी, आर्टिकल 67 बी किससे संबंधित है? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी राज्यसभा के सभापति या सभापति या उपसभा की बात हो रही है, उपसभापति की, तो वो कौन है? वो उपराष्ट्रपति हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एकदम अच्छे से, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन देखिए बड़े ही आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बात आ जाता है कि इसके बाद क्या होगा। तो देखिए, जब भी अनुच्छेद 94 की बात होगी, 94 तो वो स्पीकर के बारे में होगा, स्पीकर को हटाने के बारे में। और जब भी बात होगी आर्टिकल 90 की, तो वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात की जाएगी। ठीक है, इस बात को एकदम ध्यान रख लीजिएगा। हमारा सही विकल्प सी होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लॉन्च द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन न्यू दिल्ली वेयर इट हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है? नहीं। चेन्नई में है? नहीं। बेंगलुरु में है? नहीं। तेलंगाना में है, निजामाबाद तेलंगाना। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तो दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, 78 क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का ये वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपने अभी खबर सुनी होगी, अदिल सुमरीवाला। ठीक है, तो अदिल सुमरीवाला नहीं है, अब कभी हुआ करते थे। बहादुर सिंह सागू, तो देखिए ये शॉर्ट पुटर हैं भारत के, शॉर्ट पुटर भारत के रह चुके हैं। ठीक है, शॉर्ट पुटर रह चुके हैं भारत के, और वर्तमान निर्विरोध चुने गए एथलेटिक्स, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। ठीक है, अमरीश कुमार नहीं है और राजीव कुमार नहीं है। आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पूना और ट्रीटी ऑफ देवगांव। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत की बात जब करें तो ये हुआ था 1775 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ पूना और देवगांव, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव हुआ था 1803 में और ट्रीटी ऑफ पूना हुआ था 1817 में। ठीक है, अब इसको मैच कर लीजिए। कैसे हो गया? ए का कौन सा है? 4। पुरंदर कहाँ है? 1, 4, 1। ट्रीटी ऑफ पूना 3, 4, 1, 3 और 4, 1, 3, 2। ए वाला विकल्प ही हमारा सही है। आगे चलते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस वर्ष करने की संभावना व्यक्त की है? तो भारत ने, पहले ये बताइए 2028 में कौन कर रहा है? लॉस एंजलिस कर रहा है। ठीक है, लॉस एंजलिस कर रहा है 2028 में। यूएसए। 32 में कौन कर रहा है? 32 में कर रहा है ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 36 में भारत ने दावेदारी प्रस्तुत की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना है कि मिल जाएगा। तो 36 सही उत्तर है। 40 का भी निर्धारित नहीं है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा? तो देखिए, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा राज्यपाल थे हरियाणा के और हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने लिखा था बंडारू दत्तात्रेय।
बंडारू दत्तात्रेय ने। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी नहीं थे, जगदीप जी नहीं थे और अनसुईया उइके ये भी नहीं थे। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो गया बी, बंडारू दत्तात्रेय। हु इज द ऑथर ऑफ नॉवेल द सर्कल ऑफ लाइफ? तो इन्फोसिस के जो मालिक हैं उनकी पत्नी हैं, उन्होंने ही लिखा है द सर्कल ऑफ लाइफ। तो कौन है वो? सुधा मूर्ति जी हैं, सुधा मूर्ति। ठीक है, न अरुंधति, न चित्रा बनर्जी, न जुम्पा लहरी। ठीक। विच बीचेस ऑफ उड़ीसा हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 2025-26? कुल मिला के 13 जगहों को अभी तक मिला है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो जनवरी 25 में एक खबर थी कि कुन्नूर और कोझिकोड कुन्नूर और कोझिकोड केरल के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, और अभी कुछ समय पहले ही सूनापुर बीच और पुरी गोल्डन बीच को मिला है। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्यों मिलता है इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इसलिए मिलता है कि जो बीच पे ये एक तरीके का बहुत कठिन प्रमाणन है। कठिन कहने का मतलब कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाके ये प्रमाणन प्राप्त होता है। तो अभी इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान में रख लीजिए। विथ द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मेट्रो रेल नेटवर्क to 1000 किलोमीटर, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क? तो बताना है मेट्रो रेल नेटवर्क अगर 1000 किलोमीटर तक बढ़ने के बाद दुनिया में इसका कौन सा रैंक हो गया है? पहला बिल्कुल नहीं, वो चीन का है। दूसरा बिल्कुल नहीं, वो यूएसए का है। तीसरा बिल्कुल हाँ, वो इंडिया का है। ठीक, आगे चलते हैं। For approximately how long does the sensation of sound persist in human brain after the actual sound ceases? कितने देर तक बनी रहती है? तो क्या वो 1 मिनट के 1 सेकंड के 20वें भाग तक? नहीं। 1 सेकंड के 3रे भाग तक? नहीं। 1 सेकंड के 5वें भाग तक? नहीं। 1 सेकंड के 10वें भाग तक वो बनी रहती है हमारे दिमाग में। एक चीज और आप बताइएगा, इको के लिए, साउंड इको मतलब मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरी ही आवाज टकरा के मुझ तक पहुंचती है। वो पहुंचने के लिए कुल कितने मीटर की दूरी होना जरूरी है? वो है 17.2 मीटर। अगर दूरी इतनी नहीं है तो इको नहीं होगा, इससे कम दूरी अगर है तो इको नहीं संभव है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 17 के बराबर। आगे चलते हैं। अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज, धुएं में पाए जाने वाला एक शक्तिशाली आंखों को चुभने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो देखिए पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ही ऐसा, ये एक तरीके का द्वितीयक प्रदूषक भी है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक भी है, और ये आंखों में बहुत चुभता है। ठीक है, आंखों में बहुत चुभता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडियाज मैन्ड सबमरीन मत्स्य 6000? अभी इसके बारे में बात कर रहे थे हम, अंडर द समुद्रयान मिशन। तो समुद्रयान मिशन के अंतर्गत ये जो पनडुब्बी मत्स्य 6000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों के लिए पानी के नीचे पर्यटन? नहीं भाई। डीप सी एक्सप्लोरेशन? बिल्कुल सही। नेवल डिफेंस ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं। ऑफशोर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 6000 मीटर तक। देखिए ऐसा क्यों किया गया, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? 6000 किलोमीटर तक समुद्री, गहरे समुद्र के अन्वेषण के लिए ही इसका क्या इजाद किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, समुद्रयान मिशन के अंतर्गत। FN केस 9 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको कैस 9 के बारे में पता होना चाहिए, और कैस 9 से पहले भी आपको क्रिस्पर के बारे में पता होना चाहिए, और क्रिस्पर से पहले भी आपको डीएनए के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए डीएनए क्या है, आप जानते हैं एक छोटी इकाई है। डीएनए एक छोटी इकाई है
डीएनए एक छोटी इकाई है जिसमें क्रिस्पर के अंतर्गत इसको क्या करते हैं, क्रिस्पर, ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत ही डीएनए को सुधारा जाता है, जीन को सुधारा जाता है, ठीक है। और क्रिस्पर के अंतर्गत ही Cas9 भी एक क्या है, एक एक ऐसी तकनीक है, आणविक कैची है जो क्या करता है, वो जीन को काट के रूपांतरित करके दूसरे जीन से जोड़ा जाता है या लगाया जाता है या हटाया जाता है, जो भी किया जाता है वो म्यूटेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्रिस्पर Cas9 की बात अगर करें तो ये पारंपरिक मतलब एक पुरानी तकनीक थी जिससे क्या किया जाता था, एक जीन को बदलने से संबंधित जीन पर मतलब उसी पर आधारित एक तकनीक थी। लेकिन अब Cas9 के जगह FN-Cas9 का उपयोग किया जा रहा है, FN-Cas9 का उपयोग किया जा रहा है जो कि संबंधित है एडवांस क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्पेस टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल क्रिस्पर नहीं है, एडवांस क्रिस्पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। Which plant hormone is primarily responsible for the फ्लावरिंग पर्पस इन प्लांट्स, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो देखिए क्या वो ऑक्सिन है, नहीं। क्या वो जिब्रेलिन है, नहीं। साइटोकाइनिन है, नहीं। फ्लोरिजेन है, कौन सा है, फ्लोरिजेन, जो फूल आने की प्रक्रिया के लिए क्या है, फूल आने की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा, ये पादप हार्मोन, कौन सा, फ्लोरिजेन। अ कट डायमंड साइंस ब्रिलियंटली ड्यू टू, अब देखिए अगर डायमंड बहुत ज्यादा चमक रहा है तो उसका कारण क्या है, अंतर्निहित विशेषताएं हैं इसकी, ऐसी बात नहीं है। इसकी आणविक संरचना ऐसी है, नहीं भाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऐसा होता है, नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे फाइबर केबल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब जो रेज हैं वो बाहर निकल ही नहीं पा रही हैं, वो पूरी तरीके से अंदर ही परावर्तित होती चली जा रही हैं। जैसे ये फाइबर केबल का एग्जांपल, तो अंदर ही वो क्या हो रही हैं, परावर्तित होती चली जा रही हैं, बाहर आ ही नहीं रही हैं। इसी वाले प्रॉपर्टी की वजह से जो डायमंड कटा हुआ हीरा होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। आपस में ही उसकी क्या होती है, प्रकाश एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो मतलब एक तल से दूसरे तल पे जाके निकल जाते हैं, मतलब आपस में अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं वो किरणें, जिसकी वजह से उसमें क्या एक आकर्षक चमकदारपन बना रहता है। Which one of the following is not correctly match? मर्क्यूरी मिनीमाटा, कैडमियम इटाई, कैडमियम इटाई डिसीज, नहीं, ये भी सही है। मर्क्यूरी भी मिनीमाटा रोग से संबंधित है। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम बिल्कुल है, इससे संबंधित है नाइट्रेट। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम और जो पीछे हमने पढ़ा है मिथ हीमोग्लोबिन, उनको कंफ्यूज मत करिएगा। फ्लोराइड आयन की अगर बात करें तो ये तो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक प्रणाली मतलब कि एक तरीके से HCl को मेंटेन करता है। तो एक मिनट, ये अपचता से ये संबंधित है ही नहीं फ्लोराइड आयन, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोराइड आयन की, तो ये किसी भी तरीके से नहीं जुड़ता है किससे, अपचता से। अपचता के लिए तो गैस्ट्रिक होता है जो कि HCl को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारा ये वाला विकल्प सही हो गया कि यही सुमेलित नहीं है। कौन सा, फ्लोराइड आयन किससे, अपचता से, मतलब कि कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है इत्यादि से संबंधित नहीं है फ्लोराइड आयन संबंधित किससे है, दांत के क्षरण से, हड्डियों के मतलब अस्थियों के क्षरण से, ठीक है, अस्थियों के क्षरण से। आगे चलते हैं। आइंस्टाइन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ हिज थियरीज, तो आपको बताना है कौन सी इसकी थियरी थी जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं भाई, थियरी ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं, थियरी ऑफ ब्रुनैनियन मोशन बिल्कुल नहीं, ये था थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी जब हम
किसी भी पदार्थ पे जब प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकलता है और उसका क्या प्रभाव होता है, इसी के बारे में अध्ययन किया गया था आइंस्टाइन द्वारा, और ये बी विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इंसुलिन, रक्त ग्लूकोज का नियमन, मतलब रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, मेलाटोनिन, नींद का नियमन, सही है, इंसुलिन भी सही है। और बिल्कुल आप इंसुलिन के बारे में आप जानते होंगे कि किस तरीके से किडनी जब हमारी काम नहीं करती है तो ग्लूकोज का नियमन नहीं हो पाता है, डायबिटीज़ के हो जाता है। मेलाटोनिन नींद के लिए, जब नींद के लिए मेलाटोनिन जब अंधेरा होता है तब निकलता है, उससे संबंधित ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों से, जो मातृत्व का गुण है उसी से संबंधित है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और गैस्ट्रिन की बात करें तो गैस्ट्रिन, देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन, ये HCl के नियंत्रण के लिए होता है और जो कि अपचता इत्यादि मतलब पाचन तंत्र से संबंधित होता है, रक्तचाप से नहीं, रक्तचाप से नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। डोकरा आर्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो डोकरा कला की जब बात करते हैं, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, आप कमेंट करके बताइए हमारे राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्रांस के किस राष्ट्रपति को दिया गया था एक उपहार, डोकरा कला पारंपरिक जो कला पद्धति है इसके द्वारा निर्मित एक उपहार दिया गया था। तो क्या किसको दिया गया था, इसका नाम आप बताइए। महाराष्ट्र से संबंधित है या उड़ीसा से संबंधित है, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है डोकरा कला परंपरा। द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना है ये कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, पहले आप ये बता दीजिए। तो जाके चेक करिए, क्या ये 24 जनवरी है? 24 जनवरी होता है। फोकस्ड ऑन विच थीम? डिजिटल लर्निंग ऑफ ऑल, AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ग्लोबल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, स्किल फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो देखिए ये है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसीज इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, बी विकल्प हमारा सही है। What is the theme of World Wetlands Day 2025? तो आपको बताना है इसका थीम क्या है, और पहले ये बता दीजिए ये दिवस मनाया कब जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो आपको बताना है ये इसका थीम क्या है। सतत विकास के लिए आर्द्र भूमियां? नहीं। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियां, या आर्द्र भूमि और जलवायु सहनशीलता, या आर्द्र भूमि जीवन का स्रोत? तो देखिए ये दोनों नहीं है यहाँ पे कौन सा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। ठीक है, आर्द्र भूमियों की सुरक्षा, हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। Which country have passed a law banning social media use for users under 16 effective from December 10, 25? तो आपको बताना है किसने बैन किया है कि 16 से अंदर के 16 वर्ष के नीचे के लोग अब सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो देखिए वो है ऑस्ट्रेलिया, ध्यान में रखिएगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो कि दिसंबर 10, 2025 से लागू हो जाएगा। वेयर वॉज द 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन जनवरी 25? तो देखिए क्या वो जयपुर राजस्थान में था, भोपाल मध्य प्रदेश में था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में था, पटना बिहार में था? तब वो था भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखें इसको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर? तो देखिए 2007, 11, 13 और 15, 2007 में लॉन्च किया गया था। हालांकि 2024 में इसका नाम बदल दिया गया और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कर दिया गया है। और किस दिन किया गया था, डेट आप बताएंगे। ठीक है, डेट आप बताएंगे। और ये रहा हमारा 100 क्वेश्चन का एक विस्तृत सेट सॉल्यूशन। आप इसको देखिए, अच्छे से इसमें सारी चीज़ों को बताया गया है, बहुत अच्छे से सारे व्याख्या को समझाते हुए नए नए फैक्ट बताए गए हैं और कम से कम आपको 1000 फैक्ट के आसपास पहुंचा दिया गया है। तो हमारा जो टारगेट है कि आपको 1 लाख फैक्ट से किसी न किसी तरीके से रूबरू करते हुए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार करना। तो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करते हुए जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ अच्छी हो सके और हम और अच्छा प्रयास करने के लिए आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।